30 जून से पहले ही हमको फाइनलाइज कराना है। तो वो लोग भी तो यही देखेंगे ना कि हमने अकाउंटिंग ईयर कहाँ एक्सटेंड किया करके, दे विल आस्क मी। हाँ तो उसमें यही लिखा हुआ है ना कि वो फुल स्टॉप लगा के लिखा हुआ है, उसकी कंटिन्यूशन में नहीं लिखा हुआ। ओके यहाँ पे ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लिखा है, उसकी कंटिन्यूशन में थोड़ा लिखा है, और मार्च 31 के कंटेक्स्ट में ही लिखा है। ये जो एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी है, उसको उसने पिछले सेंटेंस से थोड़ा लिंक किया। पढ़ो जरा दोबारा, सेकंड पैरा पढ़ो। Even in case where the bank and the ROC grant extension of time, the applicable NBFC shall furnish to the bank a pro forma balance sheet unaudited as on March 31 of the year and the statutory return due on the said date. Every applicable NBFC shall finalize its balance sheet within period of 3 months from the date of which it pertains. अब इसको एकदम फर्स्ट की पहली लाइन पढ़ो, ये सेम लाइन से चल रहा है, एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी। तो पहले वाला एक्सटेंशन का केस नहीं है ना, पहला सेंटेंस। ज्यादा 3 होना चाहिए था, 1 2 3 करके थर्ड पॉइंट आना चाहिए था, जो इसमें क्लब हो गया। वही तो। हाँ। क्लियर? क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको है अपने ऑडिटर को बोलो ना, सर ये प्रोविजन का कंप्लायंस हम कैसे करते हैं कि 3 मंथ में तो हमने नवंबर में करी, तो ऐसे कैसे हो गए, राइट? ठीक है। शेड्यूल टू द बैलेंस शीट। Every applicable NBFC shall append to its balance sheet prescribed under the Companies Act 2013 the particulars in schedule as set out in 3. अनेक्सर 3, तो बैलेंस शीट में एक अनेक्सर लगाना है आपको, जो यहाँ पे अनेक्सर 3 में दिया हुआ है। अच्छा। 3 मिला इसको, अनेक्स 3 अनेक्सर अनेक्स। ठीक है, ये क्या क्या होना है इसमें, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हर बैलेंस शीट में आपको, अब आपकी बैलेंस शीट में भी रहेगा, ये ध्यान रखना। जो नहीं है वो नोट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा। शीट तो लगाना है कंपलसरी। इन्वेस्टमेंट कोटेड अनकोटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोटेड, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन। तो आपकी बैलेंस शीट आप देखना, उसमें ये बना होगा एनबीएफसी के लिए। अभी तो नेक्स्ट ईयर से आएगा शायद। जो भी आएगा, ठीक है, ये क्लियर है आपको? हाँ क्लियर तो है। एनबीएफसी की बैलेंस शीट में कंपनी एक्ट के अलावा एक एनेक्सर और एक्स्ट्रा लगता है, हाँ जो इनका एनेक्सर 3। ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Every applicable NBFC shall undertake transaction in government securities through its CSGL account or its demat account, provided that no applicable NBFC shall undertake any transaction in government security in physical form through any broker. जैसे मतलब आप देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही हो, तो सिंपल करेक्ट है कि आप फिजिकल में नहीं खरीद सकते, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही वो इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी है। ठीक है। ओके नेक्स्ट। ओके। Loan against NBFC's own shares prohibited. ठीक है, No अभी आप applicable NBFC. बोलो। No applicable NBFC shall lend against its own shares. ठीक है, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो शेयर्स आपके पास, कंपनी के पास ही आते हैं कि बोलो इसको रख लो, इसके बदले में लोन दे दो हमको। हाँ ओके ओके। तो अपनी कंपनी के शेयर के ऊपर लोन नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी कंपनी के शेयर के ऊपर लोन दे सकते हो, अगर आपका काम लोन अगेंस्ट शेयर देना है तो। Loan against security of shares. Applicable NBFC with asset size of 100 crore and above. Lending against the collateral of listed shares shall
maintain a loan to value ratio of 50% for loans granted against the collateral of shares. Loan to value ratio of 50% is required to be maintained at all times. Any shortfall in the maintenance of the 50% LTV occurring on account of movement in the share price shall be made good within 7 working days. In case where lending is being done for investment in capital market, except only group 1 security specified in SMD policy, ठीक है, as collateral for loans of value more than 5 lakh subject to review by bank. Okay. पहले केस में क्या बोल रहा है कि अगर आप लोन अगेंस्ट लोन देती हो, वो भी शेयर्स के अगेंस्ट में लोन देती हो, और वो भी लिस्ट आपका सेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है और आप लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट में लोन देती हो, तो आपको 2:1 की रेशियो रखनी है। अगर 100 रुपए का शेयर आपको मिला तो 50 रुपए का ही लोन दे सकते हो। अच्छा। और वो भी अगर कल को मार्केट वैल्यू कम हो गई और 100 रुपए का वो 90 रुपीज हो गया, तो जो डिफरेंस है 7 डेज में आपको लेना है सामने वाले से। ठीक है, पहली लाइन में ये बोल रहे हैं। अगर आपने बोला मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं जो कि 1 लाख रुपए के हैं, तो आपको एनबीएफसी कितना लोन देगी? 50,000 रुपए का। ओके। और कल को रिलायंस की शेयर की वैल्यू कम हो गई, तो अभी वो 1 लाख की जगह 50,000 रह गए, तो आपसे एनबीएफसी 25,000 रुपये वापस मांग लेगी। अच्छा, हम मांग लेंगे, एनबीएफसी मांग लेगी? एनबीएफसी मांगेगी ना आपसे, आपको लोन दिया हाँ वही। हाँ, तो आपको वापस करना पड़ेगा। हमेशा 2:1 की रेशियो होना चाहिए, जितना लोन मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स द शेयर की वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद जब वो क्या बोला कि अगर जो पर्पज है लोन देने का कि सामने वाला वो लोन लेके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और वो लोन की अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, तो केवल ग्रुप 1 की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लेना, जो अच्छी कंपनी है उनके अगेंस्ट में ही लोन दे सकते हैं। अच्छा। आपके और ये बैंक भी रिव्यू करेगी? आरबीआई इसको देखेगा कि आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Report online to stock exchange on a quarterly basis information on the shares pledged in their favor by borrower for availing loans in format as given in Annexure 4. तो इसका मतलब क्या हो गया? एनबीएफसी के पास जो लोग लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्लेज करते हैं, तो वो एनबीएफसी उनकी डिटेल स्टॉक एक्सचेंज को देती है। ओके। इवन दो एनबीएफसी अनलिस्टेड है, स्टिल वो स्टॉक एक्सचेंज को उन शेयर्स की लिस्ट देती है कि इतने इतने शेयर हमारे पास प्लेज पड़े अनेक्सर 4 में। अब वो कैसे देगी? आपके पास है ना डिटेल, आपने प्लेज रखे हुए अपने डीमेट अकाउंट में सामने वालों के शेयर। अगर आप तो मेरे मैं पास स्टॉक एक्सचेंज को कैसे दूंगी? मेल से। नहीं, मतलब मेरा लिस्टेड कंपनी नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए आपको बोला ना, आप लिस्टेड नहीं हो, एनबीएफसी हो, लेकिन अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कर रही हो वो भी लिस्टेड कंपनी के, तो आपको ये ऑब्लिगेशन है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देनी है क्वार्टरली बेसिस पे। अच्छा, तब भी देना है? अभी मैं समझो, आज आपका जो काम है, अभी आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट ना कंपनी करके लैंडिंग कंपनी होती, टाटा कैपिटल होती। टाटा कैपिटल लोगों को शेयर्स के अगेंस्ट में लोन देती है, तो आपको क्या करना था एज ए कंप्लायंस ऑफिसर? हर क्वार्टर में अनेक्सर 4 स्टॉक एक्सचेंज को भेजना था। ओके ओके, ठीक है, ठीक तो है। आपके केस में एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप लोन देना शुरू करोगे। अच्छा, तब जब होगा, ठीक है, लोन। दैट टू हम अगर लिस्टेड कंपनी को दे रहे हैं तभी। नॉर्मल कंपनी को दिया तो इट्स ऑल राइट। 23-24 यहाँ तक करेंगे, 24 तक। अच्छा, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है डेली एक क्लास आनी चाहिए। करो, चलो। नहीं तो कंसंट्रेशन वो ऑफ बैलेंस क्रेडिट और शीट इन्वेस्टमेंट फॉर एप्लीकेबल एनएफसी। हाँ, आई जूली। ओके। Hey. Concentration of credit or investment for applicable NBFC. An applicable NBFC which is held by non-operating financial HC shall not have any exposure to the promoter group entity or individuals associated with the promoter group or the NOFHC.
make investment in the equity debt capital instruments in any of the financial entity under the NOFCH. Invest in equity instruments of अदर ठीक है ठीक है, अदर मैं वो सिंपल हाँ समझाता हूँ, ठीक है। हाँ राइट मूव लिमिटेड जो है वो उसके ऊपर एक और कंपनी है जो उसके शेयर्स होल्ड कर रही है। हमने पढ़ा था नॉन ऑपरेटिव, ये जो फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो हाँ बैंक्स और हाँ उनकी बैंक सब्सिडियरियों वाला के शेयर होल्ड करती है। हम्म तो अगर राइट मूव लिमिटेड के केस में उसके ऊपर एक NOFHC है, तो राइट मूव क्या नहीं करेगी, वो एक्सपोजर नहीं लेगी, उस NOFHC के प्रमोटर्स ग्रुप एंटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अच्छा फिर उसी नाम रख लो, चलो ये पिच्ची लिमिटेड है, चलो राइट मूव के ऊपर पिच्ची लिमिटेड है। तो पिच्ची लिमिटेड जो है राइट मूव के शेयर हेल्ड कर रही है। एंड राइट मूव एंड नॉर्मल एनबीएफसी है हाँ नॉर्मल NBFC है। और पीछे वाला NOFCH है। हाँ ठीक तो है अगर तो पिच्ची लिमिटेड ने अगर राइट मूव के शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो राइट मूव हाँ लिमिटेड क्या क्या नहीं करेगी। राइट मूव पिच्ची लिमिटेड के हाँ प्रमोटर्स को कोई एक्सपोजर नहीं देगी, ना लोन ना इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा लेकिन ओके जो पिच्ची ओके लिमिटेड की प्रमोटर तू है, तो राइट मूव तेरे को कोई लोन नहीं देगी, तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, अच्छा पहला। फिर आपकी जो पिच्ची लिमिटेड की और कोई फाइनेंशियल एंटिटीज है उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ओके और फिर आपके भी कोई शेयर्स वेयर्स नहीं खरीदेगी। ओ ओके तीन चीजें होगी, डोंट हैव हाँ एक्सपोजर, डोंट मेक इन्वेस्टमेंट, डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स। किसके? हाँ पिच्ची लिमिटेड के। सो ये केस कब एप्लीकेबल होगा, हम्म ये क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी कंपनी के शेयर एक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ने NOFCH होल्ड किए हुए हैं। तो आपके केस में अभी एज ऑफ नाउ नॉट है एप्लीकेबल। तो हाँ एज ऑफ नाउ तो नॉट एप्लीकेबल explanation for the purpose of this paragraph the expression promoter and promoter group shall have the meaning assigned to those expressions in the guideline for licensing of new bank in the private sector issued by bank ठीक है। annexer अब ये 5 बैंक का ही क्यों रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी है वो वही होती है जो शेयर बैंक के शेयर या उसकी फाइनेंशियल सब्सिडियरियों के शेयर होल्ड करती है। अच्छा याद है डेफिनेशन? ठीक है ऊपर वाली वो तो प्रमोटर ग्रुप नहीं ये नहीं, NOFHC क्या थी? जो अच्छा बैंक वो तो क्या, बैंक वाला ना बैंक और ग्रुप बैंक में हाँ वही ना, इन्वेस्ट उसी में करते हैं इन्वेस्ट या करते हैं। तो फिनेंस अगर वो करते राइट मूव में इन्वेस्ट कर रही है तो राइट मूव क्या बन गई, ग्रुप में होगी ना, बैंक की हैं ग्रुप में होगी। एंड हाँ वही NOHF बन गई वो भी नहीं इनडायरेक्टली वो नहीं बन गई। अगर हाँ पिच्ची लिमिटेड एक NOHFC है तो उसका काम क्या था, उसका हाँ काम था बैंक के शेयर होल्ड करना या बैंक की और फाइनेंशियल एंटिटी के शेयर होल्ड करना, बैंक वालों का करना राइट? यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ हाँ अब जो उसने शेयर होल्ड किए थे उनमें से एक कंपनी का नाम था राइट मूव लिमिटेड, हाँ जिसका काम है लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। हाँ तो राइट मूव के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आ गए ऐसे केस में, उसको बोला कि भैया जो तेरी पेरेंट कंपनी है उसके प्रमोटर में तुम कोई एक्सपोजर नहीं लोगे, उसकी अदर हाँ फाइनेंशियल एंटिटी को कोई एक्सपोजर नहीं दोगे, और उसके इक्विटी हाँ शेयर्स नहीं खरीदोगे, हाँ राइट? हम्म लाइक अगर आपका ये केस होता है और आपके मैनेजमेंट पूछती कि हमें अपनी कंपनी के शेयर लेने हैं, पेरेंट कंपनी के ले सकते हैं कि नहीं, तब नहीं क्या ले आप, सकते वो बोले हमें ना उसको पेरेंट कंपनी को लोन देना है, दे सकते कि नहीं प्रमोटर ग्रुप नहीं तरफ दे से? सकते और वो बोले कि हमको उसी की और कोई कंपनी है जिसमें वो शेयर होल्ड करती है उसको पैसा देना है, इन्वेस्ट करना है उसमें, कर सकते हैं वो क्या? भी नहीं कर सकते अब अभी भूल जाओ सब क्लियर, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ क्लियर हाँ हेड ऐसे एंड शोल्डर हाँ, एक पता नहीं कौन सा सेमिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें वो 2-2 मिनट में यही बोलता था, यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट अच्छा गाइस, यू गॉट इट गाइस। तो अपन कैसे बोल रहे हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो वो ना हर 5 मिनट बाद ना, ओ यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट गाइस, हमने कहा हाँ भैया गॉट इट एंड फॉरगॉट इट। चलो अब ये मेन क्लॉज है।
जो ऑपरेटिव है आपको डे टू डे यूज होगा। अच्छा, बोलो। हेलो। हाँ, information with respect to change of address direct okay, information with respect to change of address, directors, auditors, etc. to be submitted. Every applicable NBFC shall communicate not later than 1 month from the occurrence of any changes. 1 month. That means वो मंथ 30 पे भी खत्म हो सकता है, 31st पे भी खत्म हो सकता है ना? क्या ठीक क्या है, देना है 28 पे भी हो सकता है। द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है। नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर किसी डायरेक्टर का नाम चेंज हो गया, डायरेक्टर बदल गया, तो आपको कितने दिन में देना है इन्फॉर्मेशन? 1 month। आगे। The name and official designation of its principal officer। प्रिंसिपल ऑफिसर आपने डिफाइन किए थे, कौन होते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर? सीनियर मैनेजमेंट पर्सन जो पीएमएलए के लिए आपने डिफाइन किया। हाँ, उनमें अगर कोई चेंज हुआ तो आपको वो भी देना 1 month में। मतलब अगर उनका डेजिग्नेशन चेंज हुआ तो देना है। उनका डेजिग्नेशन, हाँ, एनी चेंज इन नेम और नेम ऑफिशियल एंड डेजिग्नेशन। ओके, अच्छा। द नेम्स एंड ऑफिस एड्रेस ऑफ द स्टेट, मतलब ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, उसका भी नेम और ऑफिस चेंज हुआ तो वो भी 1 month में बताओ। द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर चेंज हुआ वो भी बताओ। हाँ, एक देना ही है। है। अब ये समझो, इसमें अगर चेंज देना है तो इनिशियल भी देना ना आपको। अच्छा, आपको हमेशा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस देना है, डायरेक्टर का एड्रेस देना है, प्रिंसिपल ऑफिसर का एड्रेस देना है, ऑडिटर का एड्रेस देना है, और जो लोग साइन करते हैं उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर देने हैं। और उनमें कोई चेंज हुआ तो 30 ओके, डेज में देना है। 1 month में देना है, हाँ, 1 मंथ में। नो किसको? 30 days। हाँ, किसको देना है? आरबीआई को। कहाँ पे? ये पता नहीं मेरे को। नीचे लिखा है ना। अच्छा, टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ द बैंक अंडर हुज जुरिसडिक्शन इट इज रजिस्टर्ड। ओके, मतलब हैदराबाद आरबीआई। गॉट इट। अभी अगर आप इसमें कहीं शेयर होल्डर का नाम नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा ना। हम्म? मतलब उसका नहीं देना तो फिर जब मैं। उसका जो प्रोविजन रहेगा वो आएगा आगे। यहाँ पे जो लिखा है अच्छा, उसका ये इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने ऑडिटर चेंज अच्छा। किया, आपने डायरेक्टर चेंज किए, प्रिंसिपल ऑफिसर छोड़ गया, नया आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया आपने, तो उसको 30 डेज में इंटीमेट करो। ठीक है, 30 days नहीं, 1 month। हाँ, 1 मंथ। कंफ्यूज नहीं। हाँ। हाँ, ठीक है ना, तो तुम्हारी हाँ, टेंशन है ना, ध्यान से। हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ इसमें से 1 2 सी month। चीजें हमें नहीं पढ़नी है। जो हम अच्छा, काम नहीं कर रहे वो नहीं पढ़े। ये पूरा सेक्शन जो है वो गोल्ड का है। चलो 25 भी पढ़ जाएगा, राउंड फिगर कर दो। अच्छा। नॉर्म्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस। Restructuring of advances. Okay. Norms for restructuring of advances by applicable NBFC shall be on the line of the norms specified by the bank for bank as modified and set forth in Annexure 6. तो जो लोन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग किस बेस पे करनी है? जैसा एनेक्सर 6 में लिखा हुआ है आपके Annexure 6 पे लिखा हुआ है वैसा। ठीक है, तो कल को कभी उन्होंने बोला कि हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो उनको एनेक्सर 6 खोल के दिखाओ। ठीक है। क्लियर? अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा हाँ, 14 से 25 के बीच में? बिना देखे बताओगी? 14 क्या था? 14 से 25। कल हमने प्रोविजनिंग पढ़ी थी, प्रोविजनिंग फॉर सब स्टैंडर्ड। हाँ, प्रोविजनिंग पढ़ी थी, फिर स्टैंडर्ड वाला प्रोविजन पढ़ा, 14। उसी के नीचे था। हाँ, फिर फिर वो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है वो पढ़ा। खाओ मत। तो फिर क्या था? मेरे को इतना बड़ी याद नहीं है सब। हाँ, 15 देखो स्क्रीन पे। ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ। हाँ, स्क्रीन देखो, 15 क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड वाला हो गया। गाइडलाइंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये ओके। किसको एप्लीकेबल था? 100 crore एंड अबव को है तो ही पढ़ कर लो। उनको मैंडेट अगर अदर करना चाहती है तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है। 16 क्या और था? किसको एप्लीकेबल भी नहीं है, इनको नहीं है। मल्टीपल एनबीएफसी। इसका क्रक्स क्या था कि क्या कह रहे हैं वो? अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा एनबीएफसी है तो?
हाँ, तो उन सबका टोटल करके ही मतलब फाइंड आउट कर लो सिस्टमेटिक है या क्या है। हाँ, इंडिविजुअल बेस पे नहीं करना। अगर ग्रुप में कंपनियां एक से हाँ, ज्यादा है तो कंसोल बेस पे तो होगा कंसोलिडेटेड करके करो। और वही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर दोनों मिला के भी नॉन हाँ, डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक हो रही है तो वही, अगर सिस्टमेटिक होगी तो सबके ऊपर सिस्टमेटिक वाले प्रोविजन लगेंगे। लग जाएंगे। हाँ ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा असेट साइज का। हाँ हाँ हाँ, वो भी देगा ये। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हाँ, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। क्या करने का इसमें? इसमें प्रोविजंस को अलग अलग दिखाना है, ठीक है, और नेट ऑफ इंक्लूड नहीं करना, नेट ऑफ डिफरेंट हाँ, बताना। अलग अलग दिखाना। कौन से? बैड एंड डाउटफुल, डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट वाला। हाँ, अकाउंटिंग ईयर का क्या कंसेप्ट है एनबीएफसी के लिए? वो वही 31 मार्च तो है। अगर अकाउंटिंग ईयर चेंज करना है तो सबसे पहले आरबीआई का अप्रूवल ले लो रेदर देन आरओसी, एंड देन एक्सटेंशन ग्रांट होने के बाद भी उनको 31 मार्च का बैलेंस शीट अनऑडिटेड बना के फुल रिटर्न, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स क्लियर करना है। उसका थर्ड पॉइंट है कि जो भी बैलेंस शीट है वो फाइनलाइज हो जाएगी विद इन 3 मंथ ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट परटेन। तो मार्च ये की है मेरे को तो ध्यान रखना है। शेड्यूल, एनबीएफसी में एक एक्स्ट्रा शेड्यूल है। हाँ, वो एनेक्स मतलब जो भी कंपनीज एक्ट है वो तो फॉलो ही करो, बट एनबीएफसी को एनेक्सर 3 भी अटैच करके देना पड़ेगा। क्लियर, तो आपको कंप्लायंस चाहे आएगा। अगर नहीं है तो भी देना पड़ेगा। यस, तो आपको आएगा ये कंप्लायंस। फिर 20 में क्या हाँ, था आपको इसमें ये एप्लीकेबल है? था कि अगर कोई भी हाँ, अगर कोई भी एनबीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रही है तो उसको डीमैट फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना। फिर लोन अगेंस्ट एनबीएफसी शोन शेयर्स प्रोहिबिटेड। अब मतलब क्या कहते हैं, शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, ये तो सबसे पहले एप्लीकेबल है जो 100% 100% कह रही हूँ, 100 करोड़ एंड अबव वाला है, और दैट टू लिस्टेड कंपनी। तो उनको क्या करना है? वो 2:1 का रेशियो लेके चलना है। और अगर मतलब कुछ कम या कुछ हुआ तो 7 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस ले लो। या और शेयर्स लेना। हाँ, और फिर और अगर इन्वेस्ट करती है ग्रुप 1 सिक्योरिटी में तो बैंक उसको देख सकता, अबव 5 लाख है तो बैंक उसको रिव्यू ध्यान भी। से नहीं हाँ, सुन रहे। अगर आप जो लोन दे रहे हो सामने वाला वो कैपिटल मार्केट में लगाएगा पैसा, हाँ, तो आपको सिर्फ ग्रुप 1 सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन देना है। अच्छा, ओके। हाँ, और ये कब एप्लीकेबल है? जब 5 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हो। से ज्यादा होगा तो फिर रिपोर्ट ऑनलाइन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन क्या बताना है? एनेक्सर 4 देना है। क्वार्टरली बेसिस। वो मेरे को भी देना है। नहीं, तेरे को भी देना है। इफ लैंडिंग वाला केस आ गया तो अगर देना आप है। शेयर्स के अगेंस्ट में लिस्टेड कंपनी के शेयर में 100 करोड़ से ऊपर हाँ, सेट लेके कर रहे तब हो। देना है। कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट फॉर एप्लीकेबल एनबीएफसी में क्या था? राइट मूव पिछली वो वाला केस। हाँ, राइट मूव पिछली वाला। अगर लाइक समझो पिछली एनओएचएफ है और राइट मूव सिर्फ एनबीएफसी है, एनओएफ ने राइट मूव्स के शेयर्स ले लिए, तो अब जो राइट मूव है वो एनओएफ के प्रमोटर को लोन नहीं दे सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, और लास्ट वाला जो एनओएफ के जो ग्रुप है उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ, प्रमोटर ग्रुप जो है डिफाइन किया। और हाँ, वो तो उधर डिफाइन है। 24 क्या है? 24 तो वो विद इन 1 मंथ जहाँ भी जुरिस्डिक्शन है उधर सब कुछ बताना है, एड्रेस ऑफ चेंज, डायरेक्टर, ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑफिसर और स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर्स 1 मंथ में बताना है, नॉट लेटर देन 1 मंथ। और रीस्ट्रक्चरिंग इन कैसे शॉर्ट करनी विद इन 1 मंथ। है? रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है? जो एनेक्सर 7 में दिए वैसा करना है। हाँ, 6 है। हाँ, 6 में। ठीक है। अब इसके बाद देखो 26 नोट एप्लीकेबल है नॉर्मल एनबीएफसी के लिए। 27 गोल्ड लोन वालों के लिए नोट गोल्ड। एप्लीकेबल है। एक वीडियो बंद करता हूँ। हाँ।